सचिन 2 मिनट एक काम करोगे क्या? तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक बार वो मेरे को बता दो, या तो चैट में बता दो या बोलकर बता दो। सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? आज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। हो चुका तुम्हारा कंप्लीट? एक मिनट सर, मेरा अभी हुआ एक तो सिमुलेशन हो गया। ठीक है, बोलते जाओ बोलते जाओ। और ये एक मिनट। प्लांट लोकेशन हो गया, प्लांट लेआउट हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, कैपेसिटी हाँ प्लानिंग हो गया, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी हो गया। उसके अलावा हाँ हाँ, लीनियर प्रोग्राम हो गया। ठीक है। असाइनमेंट हो गया। ठीक है। नेटवर्क डायग्राम भी हो गया था। ठीक है। रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग भी हो गया था। और तो अभी चल ही रहा है बस ये। टाइम स्टडी भी हो गया। गौरव तुम्हारे कौन कौन से हो गए, एक बार तुम दोगे थोड़ा सा आइडिया? सर प्लांट लोकेशन हो गया। ठीक, यानी अभी तुम्हारा ये नया ही स्टार्ट हुआ था या इससे पहले भी तुम ले रहे थे? एसएमई ले रहे थे तुम शायद, है ना? यस सर, मैं थ्योरी ले रहा था जुलाई जुलाई में। ठीक है ठीक है। चलो आज से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे फिर। कल एक क्वेश्चन दिया था प्लांट लेआउट वाला, वो तो हो गया होगा। यस उसका सर। आंसर कंक्लूजन ये आ रहा होगा कि सी और एफ को इंटरचेंज करना बढ़िया नहीं है, बेहतर नहीं है। हाँ, अनफेवरेबल। हाँ ठीक है। बाकी लोगों की क्लास चल रही है क्या आज भी? सर मैं ग्रुप पे मैसेज करूँ? हाँ एक बार कर दो, मैसेज कर दो।
ठीक है, कोई नहीं आ रहा है तो अपन स्टार्ट कर रहे ठीक हैं। है। टॉपिक है अपना आज का रिप्लेसमेंट। अच्छा, रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है पुरानी चीज को हटा के नई चीज लेकर आना। पुरानी चीज को बदल के उसकी जगह नई चीज ले आना, अपना क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा देखो, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये समझो। अपन ने ये तो समझ लिया कि पुरानी चीज को हटाकर उसकी जगह नई चीज ले आएंगे, लेकिन ऐसा क्या ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है क्या? पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें आती रहती है? ऐसा कभी कभी होता है, कुछ इवेंट्स पर ही होता है। जैसे कि पुरानी मशीन खराब हो जाए तो आप उसकी जगह नई मशीन परचेज करोगे, या पुरानी मशीन खराब नहीं है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। धीरे धीरे क्या होता है, मशीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, तो आप उसको चेंज करके नई मशीन ले आओ। पुरानी जैसे जैसे मशीन होती जाती है वैसे वैसे उसका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता रहता है। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती रहती है उसकी रीसेल वैल्यू कम होती रहती है। तो बहुत सारे रीजन है अपने पास कि रिप्लेसमेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन को भी अपन रिप्लेस करते हैं। माइक ऑफ कर। ह्यूमन को भी अपन रिप्लेस करते हैं। ह्यूमन को कब रिप्लेस करते हैं? जैसे 60 साल से ऊपर हो जाए। ठीक है, अच्छा 60 साल से ऊपर होने पे रिप्लेस क्यों करें? क्योंकि वो कम एफिशिएंट है, पहले से वो कम एफिशिएंट है। ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह यंगर पीपल को हायर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट करने के बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। बहुत सारे रीजन तो हाइपोथेटिक होते हैं और बहुत सारे रीजन अपने क्वांटिटेटिव। तो अपन यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजंस की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तुम देखो, अभी मैं अगर इसी क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा पहले तो एक काम करो, अपने को रिप्लेसमेंट में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एक एक करके लिख लो यहाँ पर। रिप्लेसमेंट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिप्लेसमेंट में पढ़ेंगे अपन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के बाद अपन पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इसी के साथ लिख लो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अच्छा देखो, ब्रेकडाउन का मतलब होता है फेलियर। ब्रेकडाउन का मतलब होता है फेलियर, यानी एक तो हम पढ़ेंगे फेलियर के बाद मेंटेनेंस। फेलियर के बाद मेंटेनेंस को अपन बोलते हैं रिपेयरिंग। फेलियर के बाद मेंटेनेंस को अपन बोलते हैं रिपेयरिंग। गाड़ी की रिपेयरिंग अलग चीज होती है और गाड़ी की सर्विस अलग चीज होती है। रिपेयरिंग तो तब होती है जब गाड़ी खराब हो जाती है। सर्विस तब होती है कि जब गाड़ी खराब हो जाती है या गाड़ी नॉर्मल रहती है तो भी अपन उसकी सर्विस करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सर्विस होती है गाड़ी की, तो उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है फेलियर के बाद। फेलियर के बाद मेंटेनेंस को ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट या फिर इसको बोला जाता है ग्रुप मेंटेनेंस। ठीक है, ग्रुप का, इंडिविजुअल का मतलब एक एक करके, और ग्रुप का मतलब होता है एक साथ। इंडिविजुअल मतलब होता है एक एक करके और ग्रुप का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे रिलायबिलिटी। ये सारे टॉपिक अपने मेंटेनेंस के अंदर, रिप्लेसमेंट के अंदर कवर है। ठीक है, तो अपन आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। सबने नोट डाउन कर लिया ना ये तो?
अपन यस आज सर, कर लिया। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक एक करके रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक एक करके आप चीजों को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि आप टीवी को, घर में 3-4 टीवी लगे हुए हैं, सारे टीवी एक साथ बदले जाएंगे या एक एक करके जो खराब होता जाएगा वो बदला जाएगा? एक एक करके बदले जाएंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि जैसे आपके फैन लगाए आपने, आज आपने फैन लगाए, और जब मान लो आप फैन की लाइफ मान लो आप 6 साल मान लो, 10 साल मान लो, कितने भी साल मान लो, 10 साल बाद जब फैन बदलेंगे ना तो कोशिश ये करेंगे कि सारे फैन अपन एक साथ ही चेंज करें, क्योंकि सबकी लाइफ खत्म हो चुकी हो, ठीक है। सब बार बार खराब होते होंगे तो इस तरह से प्रॉब्लम आती रहती है। तो इंडिविजुअल का मतलब है एक एक करके अपन चीजों को रिप्लेस करते हैं, अपन मशीनरी को रिप्लेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है। इसमें पहले अपन ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला बाद में करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फर्म ने मशीन खरीदी 15,000, उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन के और पे किए 3,500, और मशीन को अगर आप सेल करोगे ना तो मशीन को सेल करने पर आपको केवल 1,500 रुपीज मिले, केवल 1,500 रुपए मिलेगा। क्योंकि आपका जो काम है वो मोनोपोली है, और वो मशीन किसी दूसरे के काम में नहीं आएगी, वो सिर्फ उसको स्क्रैप की तरह यूज करेगा। तो अगर आप वो मशीन सेल करते हो तो आपको उस मशीन को सेल करने में केवल 1,500 रुपीज मिलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप उसको फर्स्ट ईयर में सेल करो, चाहे आप उसको 9th ईयर में सेल करो, डजेंट मैटर, उसकी लाइफ 9 ईयर्स की है। अच्छा, आप यहाँ पर देखोगे ना तो हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट एक मशीन की इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। और वो है भी कि आप अगर यूज करोगे मशीन को तो मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, मशीन को मेंटेनेंस करने का खर्चा होगा, वो हर साल इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ओवर द 9 ईयर्स आप देखोगे तो मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। आगे दे रखा है द फर्म वांट्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी इयर्स शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसीडरेशन, और मशीन का जो रिप्लेसमेंट होगा वो एट द एंड ऑफ पीरियड होगा, बीच में कभी मशीन रिप्लेस नहीं। तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक बार मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये टेबल काम आएगी अपने। सर अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। देखो ये 9 ईयर्स का डेटा है ना, मैं पहले इसको टेबल वाइज कॉलम बना के लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आ गए अपने ईयर, ईयर आ गए 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स आ गए, और इन 9 ईयर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ गई अपने पास। मेंटेनेंस कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में ही गिवन,
9 ईयर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 260, 760, 1100, 1600, 3200, 2900 और 60। ये अपने को मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अपना जो अपन जो मशीन अगर सेल करना चाहेंगे, अपने पास जो मशीन है अगर उस मशीन को अपन सेल करना चाहेंगे तो सेल होगी वो 1500 में, यानी उसके बदले में सिर्फ स्क्रैप ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं एक कॉलम बना देता हूं जिसको मैं बोल देता हूं रीसेल वैल्यू। मशीन को अगर मैं मार्केट में सेल करने जाऊंगा तो मुझे रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी। मैं फर्स्ट ईयर में सेल करूंगा तब भी मुझे 1500 ही मिलेंगे, मैं सेकेंड ईयर में सेल करूंगा तब भी मुझे 1500 ही मिलेंगे, मैं थर्ड ईयर में सेल करूंगा तब भी मुझे 1500 ही मिलेंगे, मैं फोर्थ ईयर में सेल करूंगा तब भी मुझे 1500 ही मिलेंगे। अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहां पर रीसेल वैल्यू के लिए आपको अलग से डेटा दिया जाए, जैसे अभी आपको यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है ना, ऐसे ही एक अलग से रीसेल वैल्यू के लिए भी डेटा दे दे, धीरे धीरे रीसेल वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि अगर अपन उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो अपने को केवल स्क्रैप मिलेगा वो 1500, ठीक है। अब आगे यहाँ पे समझो नेक्स्ट, रीसेल वैल्यू के बाद एक कॉलम बनेगा, मैं समझाता हूं देखो क्या होगा। अपन ने वो मशीन खरीदी थी, अपन ने वो मशीन खरीदी थी, तो मशीन जो खरीदी थी वो 15,000 की खरीदी थी और उस पर 3,500 का इंस्टॉलेशन और करवाया था, यानी अपने को मशीन जो इन हैंड पड़ी थी ना वो पड़ी थी 18,500, ठीक है। तो अगर अपने को मशीन 18,500 की पड़ी और अपन ने उस मशीन को फर्स्ट ईयर में सेल कर दिया, अपन ने उस मशीन को फर्स्ट ईयर में सेल कर दिया, एक साल यूज किया और एक साल यूज करने के बाद में उस मशीन को सेल कर दिया, तो अपने को वहां पर एक लॉस होगा जिसको बोला जाता है कैपिटल लॉस। अपन ने खरीदी मशीन 18,500 और अगर फर्स्ट ईयर यूज करने के बाद में अपन उसको सेल कर देंगे तो अपने को एक लॉस होगा जिसको बोला जाता है कैपिटल लॉस, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में उस मशीन को सेल कर दूंगा तो मेरे को जो कैपिटल लॉस होगा ना वो होगा 17,000। कैसे हुआ 17,000 का? 15,000 की मशीन परचेज की, 3,500 उसका इंस्टॉलेशन पे किया, मतलब टोटल पेमेंट कितना कर दिया अपन ने? टोटल पेमेंट कर दिया अपन ने 18,500, टोटल पेमेंट कर दिया 18,500, जिसमें से अपने को मिला कितना फर्स्ट ईयर में सेल करने के बाद में 1,500 मिला, तो अपना कैपिटल लॉस हो जाएगा 17,000। अच्छा मान लो अगर फर्स्ट ईयर में सेल नहीं कर दो, सेकेंड ईयर में सेल करो तब भी कैपिटल लॉस उतना ही रहेगा, थर्ड ईयर में सेल करो तब भी कैपिटल लॉस उतना ही रहेगा, फोर्थ ईयर में सेल करो, क्योंकि सेल कभी भी करो तुम्हें मिलने वाला सिर्फ 1,500 ही है, तब भी कैपिटल लॉस उतना ही रहेगा। फिफ्थ ईयर में सेल करोगे तब भी कैपिटल लॉस उतना ही रहेगा। टेबल मत बनाना, साथ के साथ समझ लो पहले, है ना, क्योंकि मैंने बीच में अभी कुछ खाली स्पेस छोड़ा है। 1 2 3 4 5 6, सेवंथ ईयर में सेल करो तब भी उतना ही रहेगा, एट्थ ईयर में सेल करो तब भी उतना ही रहेगा, और नाइन्थ ईयर में। हाँ सर इसमें पीवी फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे क्या? नहीं, अपन को बोल नहीं रखा है पीवी फैक्टर के लिए, इसलिए अपन कंसीडर नहीं करते। अगर बोलता पीवी फैक्टर के लिए तो अपन कंसीडर करते। तुम्हारा पढ़ा हुआ है क्या पहले कभी रिप्लेसमेंट? नहीं सर। फिर तुम पीवी फैक्टर के बारे में कैसे जानते हो? सर एफएम में पढ़ा हुआ है ना कि 9 साल के बाद भी। क्या क्या क्या? देखो मैं बताता सर हूँ। अगर हम उसकी 9 साल के बाद हमें 1500 मिलेगी तो उसकी आज वैल्यू कितनी है सर, ये निकाल कर।
हाँ ठीक है, तुम उस चीज को कंसीडर करते हो, लेकिन है ना, अगर मान लो उसी क्वेश्चन में तुम्हें पीवी फैक्टर नहीं दिया जाए तो तुम अपने हिसाब से मान सकते हो क्या? नहीं सर, उसके लिए इनको परसेंटेज वगैरह कुछ तो देना होगा। हाँ बिल्कुल, तो अपने को यहाँ पर ऐसा नहीं दिया होता। वैसे होते हैं क्वेश्चन पीवी फैक्टर से भी सॉल्व होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परसेंटेज दिया जाना चाहिए। लेकिन अपने कोर्स में वैसा नहीं, अपने कोर्स में वैसा नहीं है कि अपन पीवी फैक्टर को यूज करके सॉल्व करते हैं ना। तो अपने कोर्स में नॉर्मली ओके सर। क्वेश्चन आते हैं पीवी फैक्टर वाले, लेकिन वो सीए फाइनल के अंदर आते हैं। पीवी फैक्टर वाले क्वेश्चन ओके आते हैं सर। सीए फाइनल के लिए। नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा पीवी फैक्टर तुमने कहीं सुना हो रिप्लेसमेंट पे। चलो, नहीं उसके नहीं बाद सर। उसके बाद अपन निकालते हैं टोटल कॉस्ट। अपना टोटल कितना खर्चा लगा, ठीक है। मान लो हम सिर्फ मशीन को 1 साल यूज कर रहे हैं, है ना। हम अगर मशीन को 1 साल यूज कर रहे हैं तो मेरा टोटल जो खर्चा लगेगा वो लगेगा, देखो, एक तो 17,000 का मेरे को लॉस हो जाएगा, एक तो 17,000 का लॉस हो जाएगा, और एक 1500 का, सॉरी 260 का मेरा मेंटेनेंस का खर्चा भी लगेगा। अगर मैं किसी मशीन को इस मशीन को फर्स्ट ईयर में सेल कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है, तो एक तो मेरे को 17,000 का कैपिटल लॉस होगा, और एक मेरे को 260 रुपए 260 रुपीज मेरे को मेंटेनेंस का भी पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर में उसको सेल करता हूँ ना, तो मेरे को टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 17,260 रुपीज। टोटल मेरा लॉस होगा या मेरा पेमेंट होगा, कैसे भी मान लो, ठीक है। तो टोटल मेरा खर्चा लगेगा 17,260। अच्छा, मान लो मैं मशीन को 2 साल यूज करता हूँ, और 2 साल यूज करने के बाद में उसको सेल करता हूँ, तो कितना खर्चा लगेगा, बता सकते हो क्या कोई? 2 साल यूज करने के बाद में उसको सेल करता हूँ तो कितना खर्चा लगेगा? सर 18,020। 18,020। बाकी लोग का आंसर क्या है? हाँ बाकी लोगों का सर अगर यही मैं आएगा। मशीन, हाँ, सर यही आएगा 18,020। 18,020, 18,020 आंसर आएगा। कैसे निकाला तुम लोगों ने आंसर? सर वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो जुड़ेगी सेकंड ईयर की। यानी फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों की जुड़ेगी मेंटेनेंस को, यस सर। है ना, यही है ना मतलब। तो ऐसा बार बार यस सर। नहीं हो, ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अपन एक कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम को अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। अपन मेंटेनेंस कॉस्ट के क्यूमुलेटिव का एक कॉलम बनाते हैं। मैंने इसलिए बीच में एक कॉलम खाली छोड़ा था, मेंटेनेंस कॉस्ट का क्यूमुलेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अपन जैसे सबसे पहला हो गया 260, ठीक है, फिर 760 260 ऐड करेंगे तो 1020, 1020। अब क्या करना है अपन को, ऐसे नहीं करना है कि इन दोनों को ऐड किया फिर इसको इसमें ऐड किया, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने को क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है, रिजल्ट आ जाएगा। यानी क्यूमुलेटिव ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट और कैपिटल लॉस को अगर अपन ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा अपना 18,020, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा 2120, और उसमें ऐड कर देंगे तो 19,120 आ जाएगा, है ना। टोटल कॉस्ट कर लोगे क्या कैलकुलेट तुम लोग को? कर यस सर। लोगे क्या सब लोग? एक यस लास्ट सर। कॉलम और यस बचे सर। बनेगा एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं लिया जाता, तो एवरेज कॉस्ट का लास्ट कॉलम बनेगा। अब एवरेज कॉस्ट का क्या कॉलम बनेगा, वो ऐसा बनेगा, एक मिनट होल्ड।
देखो एवरेज कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे समझो, एक साल का टोटल खर्चा है 17,260, तो एवरेज करोगे तो एवरेज करने के बाद में ये आ जाएगा ना, डिवाइड बाय 1 करोगे, एवरेज करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 करोगे तो 17,260 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 18,020 कितने टाइम का खर्चा आ रहा है, 18,020 आ रहा है 2 साल का खर्चा, तो एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2 करोगे तो 9010 हो जाएगा ये। ठीक है, 19,120 कितने साल का खर्चा आ रहा है, 3 साल का खर्चा आ रहा है, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो डिवाइड बाय 3 करने पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक बार इसका बता दो मेरे को कितना रिजल्ट आ जाएगा डिवाइड बाय 3। 6373.33। इसको कंप्लीट कर लोगे टेबल को, यस सर। ठीक है, इसको कंप्लीट करो टेबल। सर सर बोलो 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 बोलो। सर आप इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या? तुम्हें नहीं लेनी क्या अभी क्लास? सर एक्चुअली मेरे को आपने कल कहा था ना फैसिलिटी लेआउट पढ़ा रहा हूँ, तो आपने उस क्लास में मैंने जब अटेंड करा था ना तो आपने 3-4 दिन लिया था, तो मुझे लगा कि आप 2 दिन लोगे तो मैं उस लेआउट चक्कर 3-4 में दिन कहाँ लेट लिया था आई मैंने, आज। पहले भी नहीं लिया था मैंने फैसिलिटी लेआउट सर 3-4 दिन। 3 क्लास में तो मैं ही बैठी हूँ। ठीक है, मैं भेजूंगा तुम्हें क्लास। तुम हाँ लेकिन क्योंकि अब मैं मैसेज डाल देना, 15 मिनट लेट हो गई तो कुछ नहीं आ रहा समझ में। हाँ अलग ठीक। से मैसेज डाल देना तुमने। हाँ ठीक है सर। हो गया सर। कंप्लीट कर लेना तो एक बार सबको। हो गया सर। सबका हो गया कंप्लीट? सोनल तुम्हारा भी हो गया कि कंप्लीट? यस सर, हो गया हो गया। हो गया। अच्छा अब तुम एवरेज कॉस्ट को अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, तो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है।
एवरेज कॉस्ट है जो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, ऐसा ही है। यस सर। और एक पीरियड आएगा जहां पर जाके मिनिमम हो जाएगी और वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहां पर जाकर हुई है? सर 7th सेवन सेवंथ ईयर पर मिनिमम हो गई। मिनिमम हो गई 7th ईयर पर। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, दिस मशीन शुड बी रिप्लेस्ड, दिस मशीन शुड बी रिप्लेस्ड at the end of 7th year. This machine should be replaced at the end of 7th year. सर हाँ बोलो। सर 7th ईयर क्यों चूज किया? क्योंकि 7th ईयर में एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही है और उसके बाद फिर इंक्रीज होना चालू कर रही है, इसलिए वहीं पे तक रोक देंगे। इसलिए वहीं पर रुक जाएगा। 9 इयर्स तो लाइफ है इसकी, 9 इयर्स तो लाइफ ही है ना। 9 इयर्स बाद तो चेंज होनी खत्म हो जाएगी मशीन। लेकिन हाँ, अगर सर। उस लाइफ में अपन ऑब्जर्व करेंगे तो उस लाइफ में अपना ऑप्टिमम जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 7th ईयर पर ही आ रहा है। तो जरूरी नहीं 9th ईयर तक, जब तक लाइफ खत्म नहीं हो जाती तब तक यूज करते रहो, ठीक है ना। तो मिनिमम जो कॉस्ट आ रही है वो 7th ईयर पर। मान लो तुमने 9 इयर्स के लिए यूज किया उसको, तो हर साल कितना पेमेंट कर रहे हो फिर तुम उसके लिए? 9th ईयर पर एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? 9th ईयर पर कितनी आ रही है? 4558 455 4558। और 7th ईयर पर कितनी आ रही है? 4288। सर 4365 आ रही है। 7th ईयर पर सर 8th ईयर पे आ रही है 4365। नहीं, 8th ईयर पर आ रही 8th पर है। हाँ यस सर। 7th ईयर पर 4288 आ रही है ना। अगर मैं इसको 9 साल तक यूज करूंगा ना तो मेरे को 4500 पे करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको 7 साल तक यूज करूंगा ना तो मेरे को 4300 पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली। तो मैं 7 साल तक ही यूज करूंगा, मैं फिर 9 इयर्स तक क्यों यूज करूंगा, ठीक है ना। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर मेंटेनेंस तो हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हुआ, तो सर एवरेज में तो एरर आएगा। मेंटेनेंस हर साल इंक्रीज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? मतलब सर ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा ना, इक्वल रेट से थोड़ी इंक्रीज हो रहा है। वो जरूरी थोड़ी इक्वल रेट से इंक्रीज है। नहीं सर, जरूरी है कि हर सर साल मेंटेनेंस एवरेज नहीं सर, एवरेज करेंगे तो सर एरर तो आएगा ना। एवरेज करेंगे तो एरर आएगा, मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब सर जो एक्चुअल जरूरी थोड़ी है सर, एवरेज कॉस्ट एक्जैक्टली वही आएगी, क्योंकि सर अगर इक्वली इंक्रीज होता और फिर अपन डिवाइड करते तो सर दोनों ईयर्स में इक्वली डिवाइड होता ना। हाँ तो जब तुम 260 को, जब लास्ट में 260 ऐड करके दो डिवाइड बाय 2 करते हो तो तुम दोनों ईयर का 130 तो मान रहे हो? नहीं मान रहे तुम? देखो सर, हाँ सर 9010 कॉस्ट आई है तुम्हारी सेकंड ईयर की, मैं सिर्फ सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। उसमें तुमने 17,000 का भी हाफ किया है, उसमें तुमने 760 का भी हाफ किया है, और उसमें तुमने 260 का भी हाफ किया। दोनों ईयर्स में बराबर बराबर ही तो बांटा है तुमने, नहीं? हाँ सर, बट बाकी आगे बढ़ते बढ़ते फिर नहीं होगा, बाकी भी आगे बढ़ते बढ़ते भी देख लो। फिर 17,000 को तुमने 3 से डिवाइड किया, 260 को भी तुमने 3 से डिवाइड किया, 760 को भी तुमने 3 से डिवाइड किया, और 1100 को भी तुमने 3 से डिवाइड किया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एवरेज करते तो तब ऐसा ही होता है, ठीक है सर। ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितनी बार एवरेज किया। जब भी एवरेज करोगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा हमेशा। चलो देखो, ऐसा ही है ना। एक और क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, सेम सेम डिट्टो ही क्वेश्चन है, कुछ एक फिगर चेंज है, वो उसका तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ,
उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि तुम उसको होमवर्क में सॉल्व कर सको। डिक्टो क्वेश्चन है। और है ना, ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछते हैं एग्जाम में। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का, ये तो काफी बार पूछा जाता है। थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर कर दिया। देखो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये रहा क्वेश्चन। बी पॉइंट है इसका, है ना, बी पॉइंट वही देखना है अपने को, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं देखना। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तुम देख लो 10 नंबर फ्री के हैं। ये देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाया था, वो प्लांट लेआउट का 10 नंबर का फ्री का क्वेश्चन। ये लो, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 18,000 में खरीदा, 3800 उसका इंस्टॉलेशन पे किया, 1800 स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर कर रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना, इसके साथ में लिख भी लेना ताकि तुम्हें याद रहे। ये दिसंबर 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। चल अब एक और क्वेश्चन बच रहा है अपने पास में, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन। और ये भी मैं बता दूंगा अभी, ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया है ये मॉड्यूल में कौन से पेज पर है। अपन ने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 203। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर 203। ये रहा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 203। अब अपन कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A workshop has 20 identical machines. The failure pattern of the machine is given below. ठीक है, फर्स्ट मंथ में 20% फेल हो जाती है, सेकंड मंथ में 15% फेल हो जाती है, थर्ड मंथ में 15% फेल हो जाती है, फोर्थ मंथ में 15% फेल हो जाती है, फिफ्थ मंथ में टोटल मशीन का 15% फेल हो जाता है, और सिक्स मंथ में 20 मशीन फेल हो जाती है। यानी सारी की सारी मशीन 6 मंथ के अंदर अंदर फेल हो जाएगी। 6 मंथ कंप्लीट होते होते सारी की सारी मशीन फेल हो जाएगी। ठीक है, जब भी मशीन फेल होती है, इट कॉस्ट ₹150 टू अटेंड अ फेल मशीन एंड रेक्टिफाई द सेम। जब भी वो मशीन खराब होती है तो उसको अटेंड करने का और उस मशीन को सही करने का खर्चा आता है 150 पर मशीन। हमें फाइंड आउट करनी है कि एक साल में हम कितनी मशीन का कितनी फेल्ड मशीन का ब्रेकडाउन करेंगे, यानी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करेंगे, ब्रेकडाउन सर्विस करेंगे, और उसका टोटल खर्चा कितना आएगा एक साल का। चलो मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ ये वाला इनका। सर ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल का है क्या? बिल्कुल मॉड्यूल का है, मैं पेज नंबर क्वेश्चन नंबर बताता हूँ अभी। बहुत अलग अलग है तुम्हारे मॉड्यूल में, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अलग अलग पेज पर दिए हुए। देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, पेज नंबर भी बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा। देखो मैं ना, सेशन एंड होने वाला है तो साथ के साथ ज्वाइन कर लेना वापस। 6 मंथ्स का 6 मंथ्स की लाइफ है, और 6 मंथ्स की लाइफ की प्रोबेबिलिटी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। तो अपने को ये पता लगाना है कि एक साल में कितनी मशीन खराब हो जाएगी, और एक साल में जितनी भी मशीन खराब होगी उनका अपने को क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, और उस मेंटेनेंस की कुछ ना कुछ कॉस्ट अगर होगी, और हमें ये पता लगाना है कि एक साल में मेंटेनेंस का खर्चा कितना होता है, कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर होती है।
ये दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत बस डेटा इधर उधर करते हैं, बाकी तो क्वेश्चन ये लोग सेम ही रखते हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर कर देते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, बस फाइनल आंसर निकाल लेना, फिर अपन सबसे लास्ट में मैच करेंगे एकदम कि किसका आंसर क्या आ रहा है, एकदम लास्ट में मैच करेंगे। नहीं, एक इसमें शायद एक डेटा गलत है, एक में 360 नहीं होना चाहिए, शायद कॉपी गलत है। ये है 680 है, इसमें गलत है, ये 680 है, 6 अब कर लो। आराम से करना, एक एक करके सॉल्व करना, ढंग से करना। प्रेजेंटेशन के बहुत मायने हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा मार्क्स उतने ही बढ़िया आएंगे, प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान रखना।
हो रहा है क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर हो गया, हो गया मतलब। कंप्लीट हो गया? नहीं, थर्ड पॉइंट पे है। ठीक है, ठीक है। और है ना, कल से 3 बजे अपने आप ज्वाइन कर लिया करना। मैं यानी मैसेज बोल दोगे तो कर दूंगा, वैसे ऐसा जरूरत नहीं है। अगर कभी छुट्टी का हुआ तो मैं उससे पहले ही मैसेज डालूंगा, ठीक है ना? तो 3 बजे जब मैं अपने आप ही ज्वाइन कर लिया, आईडी पासवर्ड सेम ही रहेगा। ओके सर।
तुम ये कंप्लीट करो एक बार, है ना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, कंप्लीट करो इसको। हो गया सर। कंप्लीट हुआ किसी का? हो गया सर। ठीक है, बताते जाओ क्या क्या आंसर आ रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बताओ। तो एक मिनट रुको, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। विंटर परसेंटेज एब्सेंटेज कितना आ रहा है? 48%। 48%। सब 4.8% आएगा। हाँ मैं भी ये देख रहा था कि आधी छुट्टियां कैसे हो गई। सर 4.8%। 4.8%। 4.8% है, है ना? 48% और 4.8 में तो 10 गुने का फर्क है। ठीक है, एफिशिएंसी दोनों बताना मेरे को। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन है ना, ये गलत लिखा हुआ आता है, ये है ना, ये सिर्फ यूटिलाइजेशन ही है। एफिशिएंसी का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गलत लिखा हुआ आता है यहाँ पर, इस पर ध्यान मत दिया करो, मैं बताना भी भूल गया। यूटिलाइजेशन का बताओ। सर टाइम के केस में तो 88.7% आ रहा है। 88.7%। और दूसरा? 1.08 तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम रहने दो, है ना। तुम्हारी आवाज, कौन बोल रहा है? प्रणय, तुम बोल रहे हो शायद, है ना? हाँ, और आउटपुट के बेस पर कितना आ रहा है? मेरी 100 हाँ, 108.8 108.8 8.8%। 108.8 सचिन माइक ऑफ कर लिया। वन 8। 8%। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी सर आउटपुट के केस में तो 85% आ रही है। आउटपुट के केस में 85% और टाइम में 122.69। 122.69%। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कितनी कितनी आ रही है स्टैंडर्ड और एक्चुअल? स्टैंडर्ड की 32। स्टैंडर्ड आ रही है 32 यूनिट्स। हम्म। ठीक है, एक्चुअल है 27.5 यूनिट्स। ठीक।
सबका यही आ रहा है कि आंसर बता देना एक बार। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर सबका यही आ रहा है तो ठीक है, काफी है फिर इतना आज के लिए। और अच्छा अभी काफी नहीं है, एक छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन और बचे, वो और कर लेते हैं। छोटे छोटे से ही है वो क्वेश्चन, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, अभी जो अपन ने ये क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन है मॉड्यूल में illustration number 4 पेज नंबर 160। illustration number 4 पेज नंबर 160 पर है ये क्वेश्चन। illustration number 4 पेज नंबर 160। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं illustration number 6 और illustration number 9। illustration number 6 और illustration number 9 164 और 166 है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 9 सॉल्व कर। तो मॉड्यूल में क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है ना वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। कोई सा क्वेश्चन किसी और चैप्टर में है, कोई सा क्वेश्चन किसी चैप्टर का क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये मैंने कंपाइल कर रखे हैं ना, ये सारे एक चैप्टर के क्वेश्चन सारे एक साथ कंपाइल कर रखे हैं। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अपने को प्रोडक्टिविटी निकालनी है पर मशीन आर। एक मशीन आर की प्रोडक्टिविटी निकालनी, यानी एक आर में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है, एक आर में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है, अपने को ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक आर में कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई। तो समझ सकते, अपने पास कितनी मशीन्स है, 400, और एक मशीन कितने आवर्स काम करती है, 220। ठीक है, तो 400 मशीन्स है, 400 मशीन्स है, 220 आवर्स काम करती है। तो अपने पास 88,000 आवर्स काम हो गया। अपन काम कर रहे हैं 88,000 आवर्स, और 88,000 आवर्स में अपन ने कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर दी जनवरी के अंदर, 99,000 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। 88,000 आवर्स में अपन ने 99,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो एक यूनिट प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा, 1.125 आवर्स। दिक्कत आएगी क्या? देखो मैं वैसे सॉल्यूशन ऐसे बताता हूं, मैं सॉल्यूशन में समझाता हूं। 88,000 आवर्स अवेलेबल है अपने पास में, उसमें अपन ने 99,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा, 1.125 आवर्स। दिक्कत होगी फर्स्ट में जनवरी के अंदर? नो सर। ऐसे ही फरवरी के अंदर देख लो, अपने पास में 99,000 आवर्स है जिसमें अपन ने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस की है। तो एक यूनिट को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, 1.010। और ऐसे ही मार्च में भी आ जाएगा अपने पास, जनवरी फरवरी मार्च तीनों की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। एक मशीन आर की प्रोडक्टिविटी है, मतलब एक आर में कितनी यूनिट अपनी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया फाइंड आउट मंथली प्रोडक्टिविटी, और साथ में ये भी पूछ रहा है ऑल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। अपने को इंटरप्रिटेशन भी ड्रॉ करना है। तो इंटरप्रिटेशन समझना, हर मंथ में नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन में, हर मंथ में नंबर ऑफ यूनिट इन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। 99 थी, फिर 1 लाख हो गई, फिर 1,25,000। तो हर मंथ में नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर मंथ में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। 1.125 थी, फिर 1.01 हो गई, फिर 0.98 हो गई। तो इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजिंग पर मंथ, इंक्रीजिंग इन एवरी मंथ, द प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग।
अगर हर महीने में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्रीज हो रही है तो अपनी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। कर दोगे ये क्वेश्चन कंप्लीट? हो गया सर। है ना, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन। और एक चीज जो क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 9 बता रहा था, इलस्ट्रेशन नंबर 9 तुम एक बार पढ़ के देखो, तुम्हें याद आएगा ये क्वेश्चन अपन ने कहीं किया है सॉल्व। ध्यान है क्या ऐसा कहीं क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने? कैपेसिटी प्लानिंग का अगर वीडियो देखा होगा ना तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड। ध्यान है क्या यस तुम्हें? सर। तो इसमें भी वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि एनुअल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है? तो ये सब चीजें सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। यानी यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी एक मशीन की, ठीक है? हर एक यूनिट में कितना कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, और तीसरा है कितनी मशीन्स की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ट्राई करना, सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं समझा दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 166 पर इसको ट्राई करना एक बार, ठीक है? चलो फिर इतना काफी आज के लिए, इतना ही करेंगे आज। ठीक है, फिर कल मिलता है। थैंक यू सर। ध्यान रखो।